Assalamu alaikum. The following information relates to questions 14b.11 and 14b.12. The standard direct material cost per unit for the product is calculated as follow. जो मैं स्टैंडर्ड बना के दिया हुआ है मटेरियल के लिए वो है, एक यूनिट बनाने में 10.5 लीटर्स का मटेरियल लगता है और 1 लीटर जो है वो 2.50 का आता है। लास्ट मंथ जो एक्चुअल मैंने प्राइस पे की है 12,000 मैंने लीटर्स परचेज किया था। वो ऑफ मटेरियल यूज्ड वाज 4% अबव स्टैंडर्ड। तो जो मैंने प्राइस पे की है, जितना मैंने स्टैंडर्ड बनाया था उससे 4% ज्यादा मैंने पे की है। एंड द डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस उसने मुझे निकाल के दिया हुआ है 1815। फेवरेबल, नो स्टॉक ऑफ मटेरियल आर हेल्ड, कोई मटेरियल का स्टॉक अभी हमारे पास है नहीं इन्वेंट्री में। व्हाट वाज द एडवर्स डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, उसने ये तो बता दिया कि डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स है, लेकिन वो पूछ रहा है वो वेरिएंस है कितना। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। हमें ये पता है कि स्टैंडर्ड जो है वो 2.50 का है, एक्चुअल हमें नहीं पता। और हमें ये पता है कि हमने एक्चुअल में 12,000 लीटर परचेज किए, ये लिखा हुआ है ना। एक्चुअल प्राइस पेड फॉर 12,000 लीटर, मतलब कि 12,000 लीटर्स हमने मटेरियल खरीदा है एक्चुअल में। और जो उसकी प्राइस हमने पे की है ना वो 4% ज्यादा पे की है जितना हमने स्टैंडर्ड बनाया था। अब वो हमें नहीं पता कि हमने कितनी कितनी अमाउंट पे की है। अच्छा, अब अगर मैं मुझे ये एक्चुअल प्राइस मालूम करनी हो तो अगर मैं 2.50 को मल्टीप्लाई करवा दूं 100 से और डिवाइड करवाऊं 96 से। मैंने तो अपना ये स्टैंडर्ड बनाया था ना कि मुझे एक यूनिट 1 लीटर 2.50 लीटर के हिसाब से मिलेगा, डॉलर के हिसाब से मिलेगा। तो ये था 96%। लेकिन जब मैं गई मार्केट में तो मुझे ये 2.50 के हिसाब से नहीं मिला, बल्कि जो इसकी कीमत है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ गई, मतलब 100% पे मिला। तो इसीलिए मैंने 100% पे जाने के लिए 2.50 को 100 से मल्टीप्लाई करवाया और डिवाइड करवाया 96 से। मेरे पास आ गया 2.60। यानी कि मैंने जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ था, मैंने बनाया था कि मुझे 1 लीटर मिलेगा, पड़ेगा 2.50 का, लेकिन असल में मुझे 1 लीटर जो है वो पड़ा 2.60 का, विच इज 4% अबव देन स्टैंडर्ड। अब मैं इस 2.60 को यहाँ लिख दूंगी। अब मैं अपना वेरिएंस निकाल लेती हूँ, 2.50 माइनस 2.60 मल्टीप्लाई बाय 12,000, तो 1200 आ गया। एडवर्स तो ये है क्योंकि उसने पहले ही हमें बता दिया था कि ये हमें एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस में 1200 एडवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एक्चुअल प्रोडक्शन लास्ट मंथ इन यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन मालूम करनी है। सवाल को अपने सामने रखिएगा, मैं स्क्रीन को नीचे कर रही हूँ। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन तो मटेरियल यूजेज वाले फॉर्मूला से ही निकलेगी। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। हमें क्वेश्चन में उसने मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकाल के दिया हुआ है 1815, ये रहा, विच इज फेवरेबल। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि हमारी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 2.50, और हमें ये भी पता है कि हमने 12,000 लीटर जो है वो परचेज किया है।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें नहीं पता, लेकिन वो हम निकाल सकते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू केजी पर यूनिट फॉर्मूला होता है इसका। इस फॉर्मूले की मदद से मैं जो हूँ निकाल सकती हूँ अपना। मुझे तो ये चाहिए, एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए असल में। अब मैं 1815 इक्वल्स टू एक्चुअल प्रोडक्शन एक्स केजी पर यूनिट से मुराद है एक यूनिट को बनाने में कितना केजी या कितना लीटर मटेरियल लगता है। तो ये लगता है 10.5 केजी पर यूनिट से मुराद है कि एक यूनिट को बनाने में कितना लीटर मटेरियल लगता है या कितना केजी। मटेरियल तो केजी में भी होता है, लीटर्स में भी होता है, सही है। 10.5 माइनस 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50 1815 10.5x माइनस 12,000 2.50। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी। 18 6.25x माइनस 12,000 इंटू 30,000। अब 1815 ये प्लस माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 30,000 इंटू 6.25x। बकिया काम इधर करने हैं। 1815 31815 is equals to 6.25x 31815 divided by 26.25 is equals to x 26.25। मेरे पास x1212 आ गई, और ये जो 1212 है दिस इज माय एक्चुअल प्रोडक्शन जो मैंने मटेरियल यूजेज के फॉर्मूला से निकाली है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Last month, a company budgeted to sell 8,000 units at a price of 12.50। Last month कंपनी ने बजट बनाया कि वो 8,000 यूनिट्स बेचेगी और एक यूनिट बेचेगी वो कितने का, 12.50 का। ओके। एक्चुअल सेल्स लास्ट मंथ वर 9,000 यूनिट्स। एक्चुअल में जो सेल्स हुई हैं वो हुई है 9,000 यूनिट्स, गिविंग अ टोटल सेल्स रेवेन्यू। और हमें जो टोटल सेल्स रेवेन्यू हुआ है एक्चुअल सेल्स से वो हुआ है $1,17,000 का। व्हाट वाज द सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस मालूम करना है। सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट सोल्ड।
स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, मैंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ था कि मैं 12.50 का एक यूनिट बेचूंगी, बट इन एक्चुअल मैंने 1,17,000 रेवेन्यू कमाया 9,000 यूनिट बेच के। तो मैंने एक यूनिट कितने का बेचा होगा अभी पता लग जाएगा। एक्चुअल में मैंने 9,000 यूनिट सोल्ड की। 12.50 माइनस 117,000 डिवाइडेड बाय 9,000। असल में मैंने सोचा हुआ था, मैंने अगर स्टैंडर्ड नहीं होता तो हम बजट से काम चलाते हैं। मैंने सोचा हुआ था कि मैं एक यूनिट 12.50 का बेचूंगी, बट मैंने एक यूनिट 13 का बेचा। ये मैंने कैसे निकाला? मुझे एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन मुझे उसने ये बताया हुआ था कि मैंने 1,17,000 का रेवेन्यू कमाया है 9,000 यूनिट्स बेच के। तो जब मैंने इसको डिवाइड करवाया तो मेरे पास आ गया कि मैंने एक यूनिट से कितना रेवेन्यू कमाया होगा। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई और मेरे एक्चुअल यूनिट सोल्ड है 9,000। 12.50 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 9,000, 4,500। आंसर तो हमारा नेगेटिव में है, एडवर्स तो नहीं होगा ना, ये तो फेवरेबल होगा, क्योंकि ये तो अच्छी बात हो गई है। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं एक यूनिट बेचूंगी 12.5 का, बट मैंने एक यूनिट बेचा है 13 का। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, तो मेरा सेल्स प्राइस वेरिएंस जो है वो फेवरेबल है, 4,500 फेवरेबल। Next question. A company uses a standard absorption costing system. Last month budgeted production was 8,000 units and the standard fixed production overhead cost was 15 per unit. कंपनी जो है वो स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज करती है। लास्ट मंथ में जो उसने बजट किया था कि वो 8,000 यूनिट्स बनाएगी, और जो एक यूनिट बनाने पे खर्चा आएगा 15 पर यूनिट का। एक्चुअल में उसने 8,500 यूनिट बनाए और एक यूनिट बनाने पे खर्चा आया 17 पर यूनिट का। व्हाट वाज द टोटल एडवर्स फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस निकालना है टोटल। अच्छा, टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है एक्चुअल ओवरहेड लेस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता है कि मैंने एक्चुअल में 8,500 यूनिट्स बनाए हैं और एक यूनिट बनाने पे 17 रुपए का खर्चा आया है, $17 का। तो यानी कि ये 8,500 यूनिट्स मुझे पड़े हैं 144,500 के। 8,500 यूनिट्स मैंने बनाए हैं, एक यूनिट पे खर्चा आया 17 का एक्चुअल में। यानी कि मेरा जो ओवरहेड हो गया वो हो गया 1,44,500। अब मैंने सोचा कितना था, मैंने सोचा था कि मैं 8,000 यूनिट बनाऊंगी, और बल्कि हम एब्जॉर्ब्ड हम निकालते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय ओ ए आर का रेट। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हम निकालते हैं, हमारी एक्चुअल एक्टिविटी को हम अपने ओ ए आर के रेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमारा रेट हमें गिवन है ना 15, 15 उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 8,500 मल्टीप्लाई बाय 15, 127,500। मैंने सोचा था कि मेरा खर्चा होगा 1,27,500, बट मेरा खर्चा हुआ है 1,44,500। तो जो ये तो मेरे लिए एडवर्स की बात हो गई है कि 17,000 का जो खर्चा है वो मेरे लिए अंडर एब्जॉर्ब हो गया है।
अच्छा, ये 15 कैसे आया? 15 तो यहाँ गिवन भी है, वैसे इसको एक और तरीका भी है अगर हम निकालना चाहें। एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला होता है बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। यहाँ पे एक्टिविटी लेवल हमारे पास बजटेड प्रोडक्शन है। बजटेड प्रोडक्शन हमने सोचा था कि हम 8,000 यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। और ओवरहेड्स निकालने का तरीका था कि 8,000 यूनिट्स बनाएंगे और एक यूनिट बनाने पे 15 रुपए का खर्चा आएगा। तो आगे 15 रुपए का, $15 का खर्चा आएगा, $15 पर यूनिट। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 1,20,000। तो ये मेरा बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया। उसको मैं डिवाइड करवाऊंगी 8,000 से, तो मेरे पास मेरा रेट आ जाएगा ओ ए आर का 15। उसी 15 को मैंने एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करवाया और मेरे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आके मैंने टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस निकाल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cost center had an overhead absorption rate of 4.25 पर मशीन आवर। अच्छा जी, एक कॉस्ट सेंटर है, वहां पे जो ओवरहेड एब्जॉर्ब रेट है वो है 4.25 पर मशीन आवर बेस्ड ऑन अ बजटेड एक्टिविटी ऑफ 12,400। अच्छा जी, 12,400 जो है घंटे मशीनें चलती हैं, तो एक घंटे का रेट आता है ओ आर का 4.25 इन अ पीरियड कवर्ड बाय द बजट एक्चुअल मशीन आर वर 2% मोर देन द बजटेड। लेकिन एक पीरियड में जो मेरे ये पता लगा कि जो मेरे एक्चुअल मशीन आर है वो बजट से 2% ज्यादा है। एंड द एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, और जिसकी वजह से जो मेरा एक्चुअल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर आया है ना, वो आया है $56,389। व्हाट वाज द टोटल ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन अ कॉस्ट सेंटर। तो वो पूछना चाह रहा है कि आपका जो ओवरहेड है वो अंडर एब्जॉर्ब हुआ है या ओवर एब्जॉर्ब हुआ है। तो उसका तो फॉर्मूला यही है, एक्चुअल ओवरहेड मेरा कितना है बता दिया उसने, 56389। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, यहाँ पे मैं लेती एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालने का तरीका एक्चुअल एक्टिविटी को मल्टीप्लाई करवाती हूँ ओ ए आर के रेट से। ओ ए आर का जो रेट है वो तो मुझे गिवन है 4.25। मेरे पास एक्चुअल एक्टिविटी गिवन नहीं है, उसने मुझे बस ये बताया है कि जो मेरी एक्चुअल एक्टिविटी है वो जितना मैंने बजट किया था उससे 2% ज्यादा है। तो मैंने तो बजट किया था कि ये मेरा 12,400 है। अच्छा जी, अब इस 12,400 घंटों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 102 से, क्योंकि घंटे तो अपने आप में 100% ही है ना। मैंने अब बजट बनाया हुआ था कि मेरा जो एक घंटे का मशीन आर का रेट आएगा वो आएगा 4.25, और मेरी 12,400 मशीनें चलेंगी। तो ये मैं अपने हिसाब से 100% पे थी, ठीक है। अब आर्स में क्या होता है, अब उससे ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन असल में क्या हुआ, जितना मैंने सोचा था उससे 2% और मेरा जो है काम 2% उससे भी ज्यादा में हुआ। तो यानी कि 12,400 का मैंने बनाया हुआ था बजट, लेकिन मेरा जो काम है वो 2% मोर देन बजट में हुआ। यानी कि मुझे जाना है 102 पर और मैं हूँ 100 पर। 12,400 मल्टीप्लाई बाय 102 मल्टी डिवाइडेड बाय 100, यानी कि मेरा जो काम है वो 12648 आवर्स में हुआ, ठीक है। आवर्स में तो हम ऐसा तो नहीं सोच सकते ना कि मैं 98 घंटों में काम कर लूँ, 98% घंटों में काम कर लूंगी। बजट तो हम अपने हिसाब से पूरा 100 का बनाएंगे, आवर्स में इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने बनाया था कि मैंने अपने हिसाब से कहा था कि मेरा जो काम है वो 12,400 घंटों में हो जाएगा और एक घंटे का रेट होगा 4.25। लेकिन असल में मेरा जो काम है वो 2% मोर देन बजट में हुआ, यानी कि 12,648 घंटों में काम हुआ। तो अब मैं एब्जॉर्ब निकालने के लिए एक्चुअल एक्टिविटी आ गई मेरे पास, 12468 को मल्टीप्लाई करवा दूंगी 4.25 से, तो मेरे पास आ जाएगा 53754।
मेरा एब्जॉर्ब्ड आ गया। अब मैंने सोचा था मेरा खर्चा होगा 53754, बट इन एक्चुअल मेरा खर्चा हुआ है 56389। तो देख लेते हैं क्या हुआ है। वैसे तो मुझे ये अंडर एब्जॉर्ब लग रहा है बिल्कुल। 56389 माइनस 53754, 2635 अंडर एब्जॉर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, एक कंपनी जो है वो स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करती है। लास्ट मंथ द स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन जो एक्चुअल सेल्स पे हुआ था वो हुआ था कितना, $10,000 एंड द फॉलोइंग वेरिएंसेस अरोज। और ये फॉलोइंग वेरिएंस हमारे पास आए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस आया 2000, सेल्स प्राइस वेरिएंस आया 500, फेवरेबल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आया 1000 एडवर्स। व्हाट वाज द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन फॉर द लास्ट मंथ। अच्छा, इस तरह के जो सवाल होते हैं ना जिसमें वो उसने आपको तमाम वेरिएंसेस निकाल के दिए हुए हों, या एक से दो तीन चार पांच वेरिएंस निकाल के दिए हुए हों, और वो आपसे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मांग रहा हो या एक्चुअल प्रॉफिट मांग रहा हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है पूरा इसका फॉर्मेट है। तो मैं स्टार्टिंग से बना देती हूँ, जो जो चीजें की जरूरत होगी वो लिखेंगे, जो चीजों की जरूरत नहीं होगी वो नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है बजटेड कंट्रीब्यूशन। ठीक है। फिर हमारे पास आता है सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन, वेरिएंस जो कि है मेरे पास 1000 एडवर्स, मेरे पास आ जाएगा। फिर जब मैं इसको ऐड करती हूँ स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स जो कि है 10,000, वरना बजटेड कंट्रीब्यूशन और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को अगर एडवर्स या फेवरेबल होता है उसके हिसाब से हम एडलेस करके तो जो आंसर आता है वो आता है स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स। तो ये हमारे पास आ गया है, इसने हमें निकाल के दिया हुआ है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा जी। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं या लेस करते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस जो कि है मेरा 500 फेवरेबल। ठीक है। तो फिर ये भी एडवर्स में होगा, 10,000 - 500, तो ये आ गया मेरा 9,500। अब मैं नीचे जाती हूँ तो मैं यहाँ पे डालती हूँ हेडिंग कॉस्ट वेरिएंसेस की। सबसे पहले मैं अपने पास तमाम कॉस्ट के वेरिएंसेस रख लूंगी। फिर हम हेडिंग डालते हैं फेवरेबल और, देखिए एक सेकंड, ये मेरे पास हो जाएगा 11,500। ठीक है। इस तरह हेडिंग आएगी फेवरेबल अनफेवरेबल। मुझे वेरिएबल कॉस्ट के वेरिएंसेस दिए हुए हैं सवाल में। कितने दिए हुए टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी मटेरियल लेबर ओवरहेड के वेरिएंसेस निकाल के इकट्ठा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के वेरिएंसेस
जो कि 2000 एडवर्स है। तो दो कॉलम बनाएंगे, जो फेवरेबल वाले फेवरेबल में, अनफेवरेबल वाले अनफेवरेबल में। फिर इनका टोटल यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में आएगा तो एडवर्स, क्योंकि ये अनफेवरेबल है ना। 11,500 माइनस 11,000 नहीं होगा, ये जाएगा हमारे पास 10,500। 10,500 माइनस 2,000, 8,500 जो है ये मेरे पास आ जाएगा मेरा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। 8,500। अच्छा जी, डायरेक्ट जो है ये सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ कि ये मेरा जो आंसर आता है, ये इन दोनों को ऐड या लेस करके जो भी मेरा बजटेड कंट्रीब्यूशन होता, उसमें मैं अगर मेरा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस नेगेटिव में होता है तो मैं माइनस करती हूँ, पॉजिटिव में होता है तो मैं प्लस करती हूँ। फिर मेरे पास स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स आ जाता है, जो मेरे पास ये आ गया है। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, अब यहाँ से फिर मैंने अपना सेल प्राइस वेरिएंस में फेवरेबल एडवर्स के हिसाब से ऐड लेस करती हूँ, तो मेरे पास एक अमाउंट आ जाती है। फिर मैं कॉस्ट वेरिएंसेस की हेडिंग डालती हूँ और फेवरेबल और अनफेवरेबल, जो फेवरेबल होंगे फेवरेबल कॉलम में लिखूंगी, जो अनफेवरेबल होंगे अनफेवरेबल कॉलम में लिखूंगी। फिर इनका टोटल, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, इनका टोटल था 2000, माइनस करा 2000 एडवर्स, इसमें से लेस किया, मेरे पास एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये पूरी जो स्टेटमेंट है ये आपकी बुक में भी बनी हुई है, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तुम थोड़ा बड़ा कर देती हो ना। AD company manufactures and sells a single product E and uses a standard absorption costing system। एक AD कंपनी है जो बनाती है और बेचती है प्रोडक्ट E को, ठीक है, और यूज करती है स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस डिटेल फॉर प्रोडक्ट E आर एस फॉलो। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट और सेलिंग प्राइस जो है प्रोडक्ट E के लिए, वो मुझे नीचे गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट पे लगती है 9, फिक्स कॉस्ट लगती है 2, स्टैंडर्ड प्रॉफिट होता है 5 का, और एक यूनिट मैंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि मैं बेचूंगी 15 का। मेरा जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है वो आया है कितना, 9,000 एडवर्स। एडी कंपनी इज कंसिडरिंग यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिन कॉस्टिंग सिस्टम एज द बेसिस फॉर वेरिएंस रिपोर्टिंग इन फ्यूचर। अब जो है वो कंपनी चाह रही है कि मैं एब्जॉर्प्शन के बजाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करूं आगे फ्यूचर वेरिएंसेस की रिपोर्टिंग के लिए। व्हाट वुड बी द करंट सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस टू बी शोन इन द मार्जिनल कॉस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो अभी जो मुझे दिया हुआ है वो मुझे वो दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेसिस पर। अगर वो ये कह रहा है कि अगर मैं मार्जिनल की बेसिस पे निकालता तो कितना मैं निकालता, मेरा जो है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कितना आता लास्ट पीरियड का। ठीक है, तो उसके लिए मैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला लिखूंगी। बजटेड सेल माइनस एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट इसलिए क्योंकि वो पहले एब्जॉर्प्शन यूज करती थी ना,
एडी कंपनी। अब बजटेड सेल्स ना मुझे पता है, ना मुझे एक्चुअल सेल्स पता है। मुझे ये पता है कि जो मेरा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस था वो 9,000 एडवर्स था, ठीक है। और मुझे अपना स्टैंडर्ड प्रॉफिट भी पता है एक यूनिट का 5। तो अगर मैं इस -9,000 को डिवाइड कर लूं 5 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -9,000 डिवाइडेड बाय 5, मेरे पास आ जाएगा 1800। तो ये जो 1800 आएगा ना, ये बजटेड सेल और एक्चुअल सेल्स का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास ना एक्चुअल सेल्स या बजटेड सेल्स हैं और ना ही मैं उनको निकाल सकती हूँ, मेरे पास इतना इनफ डेटा ही नहीं है। तो मैंने सेल्स वॉल्यूम सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस के फॉर्मूला से पहले मैंने जो चीजें मुझे गिवन थी, तो जो 1800 आया है ना, ये एक्चुअल सेल्स, ये बजटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स के बीच का डिफरेंस आ गया है। वो जो भी होता उनका डिफरेंस आ जाता कितना? 1800। अब मुझे वो कह रहे हैं कि अगर एबी कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल की बजाय मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रिंसिपल यूज करती, तो फिर उसका उस पीरियड का सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कितना होगा? ये तो मैंने प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस निकाला था ना। अब मुझे सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है। इसका फॉर्मूला वो होता है बजटेड सेल माइनस एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है हमें पता है ना, 1800, यही तो निकाले हमने 1800। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन में निकाल सकती हूँ। सेलिंग प्राइस है मेरी 15 -8, ऐसे ही निकालते हैं ना, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 3 - 8 7, 7 मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। 1800 मल्टीप्लाई बाय 7, 12,600। ये 12,600 एडवर्स है, फेवरेबल, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, क्योंकि जो मेरा जो वेरिएंस था वो नेगेटिव में था, तो -1800 -1800। जब मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरा जो सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस होगा वो भी एडवर्स में होगा, तो 12,600 एडवर्स। तो कितना सिंपल था। पहले मैंने सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम क्वेश्चन को समझना है। पहले कंपनी जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल यूज करती है, ठीक है, और कंपनी ये चाह रही है कि वो मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल यूज करे, तो उसका सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कितना होगा। उसने एब्जॉर्प्शन से सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकाल के दिया हुआ था 9,000 एडवर्स। मैंने सिंपली वही वाला फॉर्मूला लिखा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। बजटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये तो पता है ना सेल्स सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कितना है, तो मैंने इसको प्रॉफिट पर यूनिट से डिवाइड करवा दिया, तो जो 1800 आया वो बजटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स का डिफरेंस आ गया। फिर तो काम ही आसान हो गया। अब मुझे कंट्रीब्यूशन वेरिएंस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। तो इनका डिफरेंस तो यही है 1800। 1800 मैंने नेगेटिव में लिखा, मल्टीप्लाई करवा दिया इसको मैंने 7 से। 7 है मेरा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। कैसे निकाला मैंने? सेलिंग प्राइस थी मेरी 15, मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी 8, 7 मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, मल्टीप्लाई करवा के मेरा सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस 12,600 एडवर्स आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंपेयरिंग द प्रॉफिट रिपोर्टिंग अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग ड्यूरिंग अ पीरियड, जब भी मैं
जब भी कभी मैं या कोई भी दोनों के प्रॉफिट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, किन के प्रॉफिट्स को, एब्जॉर्प्शन के कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स को और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट को, व्हेन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री इंक्रीज, जब भी मेरा लेवल ऑफ इन्वेंट्री इंक्रीज होगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दोबारा बोल देती हूँ, अगर अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट को और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट को कंपेयर कर रही हूँ और मेरा जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए, तो नीचे जो स्टेटमेंट्स दी हुई है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होगी, तो ये बात तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी हमारी लेवल ऑफ इन्वेंट्री इंक्रीज होगी, यानी हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो चेंज है वो इंक्रीज होगा, जब हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन भी जाहिर सी बात है ज्यादा होगी द कंपेयरिंग विद मार्जिनल कॉस्टिंग। क्यों? क्योंकि मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को कंपेयर करती हूँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को वैल्यू करती हूँ मैं वीपीसी और एफपीसी दोनों पे, और मार्जिनल कॉस्टिंग को मैं वैल्यू करती हूँ सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे। ठीक है, याद रखिएगा ये बात कि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री के भरने से या मेरी चेंज इन इन्वेंट्री के इंक्रीज होने पे मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट और वैल्यूएशन दोनों ज्यादा होती है, उसका प्रॉफिट और वैल्यूएशन दोनों कम होती है, क्योंकि ये वीपीसी पे वैल्यू होता है, ये वीपीसी और एफपीसी दोनों पे वैल्यू होता है। दैट्स बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PH company produces a single product and currently uses absorption costing for its internal management। एक PH कंपनी है जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और यूज करती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। ओके, द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जो मेरा OAR का रेट है वो है मेरा 34 पर यूनिट। Opening inventory for the year were 1000 units and the closing inventory were 180 units। Opening inventory मेरी 100 units है और closing inventory मेरी 180 units है। The company management accountant is considering a switch to marginal costing as the inventory valuation basis। अब जो है वो कंपनी, जो PH कंपनी है वो चाह रही है वो एब्जॉर्प्शन के बजाय स्विच हो जाए मार्जिनल कॉस्टिंग पे अपनी, आप फिर मार्जिनल कॉस्टिंग से अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करें। इफ मार्जिनल कॉस्टिंग वर यूज्ड, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज हो, द मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर कंपेयर्ड विद द प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट को मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से कंपेयर करूं तो क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, अच्छा जी देख लेते हैं इसको। तो एक फॉर्मूला है, चेंज इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय चेंज इन इन्वेंट्री। में पता है ना कि 100 ओपनिंग थी, 180 ओपनिंग क्लोजिंग, यानी कि 80 से बढ़ गई है, मल्टीप्लाई बाय OAR का रेट है 34, 80 मल्टीप्लाई बाय 34 2720। अब 2720 हायर या लोअर, सिर्फ 2720 निकालना कमाल नहीं है। मेरी जो है इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, यानी कि मेरा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हायर होगा और मार्जिनल का प्रॉफिट लोअर होगा। तो मैं तो मार्जिनल से कंपेयर कर रही हूँ ना एब्जॉर्प्शन को, तो मार्जिनल का 2720 लोअर होगा और एब्जॉर्प्शन का 2720 हायर होगा, तो मार्जिनल से कंपेयर करने पे 2720 लोअर, क्योंकि मेरी क्लोजिंग, मेरा जो चेंज इन इन्वेंट्री था वो इंक्रीज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बजटेड कंट्रीब्यूशन फॉर HMF कंपनी फॉर जून
वॉज 2,90,000, बजट कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के दिया हुआ है। द फॉलोइंग वेरियंसेस अकर ड्यूरिंग द मंथ, और ये जो भी वेरियंसेस आए हैं, फिक्स प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर वेरियंस, टोटल डायरेक्ट लेबर वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड के वेरियंसेस, सेलिंग प्राइस वेरियंस, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स वॉल्यूम वेरियंस, टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरियंस, व्हाट वाज द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन फॉर द मंथ, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन वो मालूम कर रहा है, करवाना चाह रहे हैं। मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को, जब वो आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट हो, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, एक्चुअल प्रॉफिट, और आपको उसने बहुत सारे वेरिएंसेस खुद ही निकाल के दिए हुए हों, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमसे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनवाना चाह रहे हैं। तो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन को अपने सामने रखिएगा, बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के दिया हुआ है उसने 2,90,000, इसमें हम ऐड कर देते हैं अपना सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस, जो कि कितना है, सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस नहीं है, ओके है, ये रहा सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस 36250, 36250, इन दोनों ये एडवर्स है, तो 2,90,000 में 2,36,250 माइनस करूंगी, मेरे पास आ जाएगा 25,3750, मेरे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल। ठीक है, फिर इसमें मैं अपना सेल्स प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस जो कि है 21,875 फेवरेबल, फेवरेबल है तो ऐड करवा दूंगी 275625, सही है, ये आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि मैं हेडिंग डालूंगी यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंसेस की, यहाँ पे लिखूंगी फेवरेबल और यहाँ लिखूंगी अनफेवरेबल। अच्छा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी अपने टोटल डायरेक्ट मटेरियल के वेरिएंसेस जो कि एडवर्स हैं 6,335, फिर मैं लिखूंगी टोटल डायरेक्ट लेबर के वेरिएंसेस जो कि 11323 हैं, फिर मैं लिखूंगी अपना यहाँ पे टोटल वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस, टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस जो है मेरे 21,665, ठीक है। अब ये जो बकिया है ना, फिक्स फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ये मैं नहीं लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मालूम करना है। इसके बाद मैं इनका टोटल लेती हूँ 323, और फिर 6,335 प्लस 21,665, मेरे पास आ जाएगा ये 28,000। अब मैं कैलकुलेटर में यूं करूंगी 11323 माइनस 28,000, माइनस क्योंकि ये जो वेरिएंसेस हैं ये एडवर्स हैं, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 16677 एडवर्स, 275625 माइनस 16677, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 258948, और ये है मेरा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। बी इज द राइट आंसर।
इस तरीके से बनती है पूरी की पूरी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। ये मैंने शॉर्ट शॉर्ट बनाई है क्योंकि उसने हमें टोटल मटेरियल के, लेबर के, ओवरहेड के वेरिएंस निकाल के दिए हुए हैं। अलग अगर अलग अलग दिए हुए हो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस अलग हो, मटेरियल यूजेज वेरिएंस अलग हो, तो फेवरेबल एडवर्स के हिसाब से हम सेट करते रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।